सर्वेभ्यो नमो नमः है। एमएमबी लर्निंग के संस्कृत परिवार में मैं महेश मास्टर बसई आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज है शनिवार, हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण। एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, वर्णमाला से शुरुआत करेंगे। सभी क्लासों के लिए ये कॉमन होगा। आपको व्याकरण यदि पढ़नी है तो हर शनिवार को ये क्लास आपको देखनी है। ऐसा नहीं है क्लास में नहीं पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें हमें रेगुलर याद नहीं रहती, इनको याद करना है और बार बार जब भी हम भूल जाते हैं तो देखना है। चलते हैं वर्णमाला की ओर। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला में जो वर्ण है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, और व्यंजन जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। ये रही आपकी वर्णमाला। इनका विभाजन करेंगे हम कि जो वर्णों में स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, जो व्यंजन है उनके भेद कैसे क्या क्या होते हैं, ये आज की क्लास में हम देखेंगे। चलिए हाँ चलते हैं, शुरुआत करते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वर यदि बात करें इनके भेद की तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, समान अक्षर और संधि अक्षर। समान अक्षरों में क्या क्या आते हैं देखिए। समान अक्षरों में ए, ई, उ, री और ली ये आते हैं। ए, ई, उ, री और ली ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और इन्हीं का जो दीर्घ रूप ली को छोड़कर, ध्यान रहे ली का दीर्घ रूप नहीं होता, बाकी सभी का दीर्घ रूप होता है। ये तो आ गए समान अक्षरों में। इनमें ध्यान रखना, इन सभी का प्लुत भी होता है। मात्राओं के आधार पर यदि देखेंगे तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुत और होता है। सभी स्वरों का प्लुत भी होगा, इस चीज का ध्यान रखना। आगे चलिए संधि अक्षरों की ओर। संधि अक्षर क्या होते हैं? जिनमें दो अक्षरों का मेल होता है, ए, आई, ओ और आउ, ये हो गए संधि अक्षर। अब इनमें दो दो स्वरों का मेल होता है। दो स्वर कौन से हैं जिनके मेल से ये संधि अक्षर बनते हैं? ए और ई के मेल से ए बनता है, ए और उ के मेल से ओ बनता है। ये गुणादेश होता है। गुण संधि में भी ये देखने को मिलता है कि ए के बाद में ई आए तो ए हो जाता है, उ के बाद ए के बाद में उ आए तो ओ हो जाता है। आगे देखते हैं, ए के बाद में यदि ए आए तो आई हो जाता है, ए के बाद में ओ आए तो आउ हो जाता है। ये होता है वृद्धि कार्य। वृद्धि संधि में ये देखने को हमें मिलते हैं। ध्यान रहे कि ली का दीर्घ रूप नहीं होता है, संधि अक्षरों का ह्रस्व नहीं होता है। संधि जो अक्षर हैं उनका दीर्घ ही होता है, ह्रस्व नहीं होता है। इनका प्लुत भी होगा, संधि अक्षरों का प्लुत होगा, ह्रस्व नहीं होगा। अब ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनमें एक मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर जिनमें दो मात्राओं का समय लगता है वो द्विमात्रिक होते हैं। और प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिनमें तीन या तीन से अधिक मात्राओं का समय लगता है, त्रिमात्रिक होते हैं प्लुत स्वर। देखते हैं इनका विभाजन। समान अक्षरों की यदि बात करें तो समान अक्षरों में एक मात्रा जिनमें होती है वो ह्रस्व होगा, दो मात्राएं जिनमें होती है वो दीर्घ होगा, और तीन मात्राएं जिनमें होती है वो प्लुत होगा।
जिनको बोलने में एक मात्रा का समय लगता है, कम समय लगता है, जिनको बोलने में दो मात्राओं का समय लगता है थोड़ा ज्यादा, जिनको बोलने में तीन या तीन से अधिक मात्राओं का समय लगता है, वो क्या कहलाते हैं? प्लुत स्वर। समान अक्षरों में ह्रस्व ये हो गए, ए, ई, उ, री और री। दीर्घ ये हो गए, आ, ई, उ, री। ली का दीर्घ रूप नहीं होता, ध्यान रखना। और प्लुत सभी का, सभी जो स्वर हैं उनका प्लुत होता है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं संधि अक्षरों में। संधि अक्षरों का ह्रस्व नहीं होता, इनका दीर्घ होता है, ए, आई, ओ, औ। किनका मेल होता है? हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था। इन सभी का प्लुत होता है ए, आई, ओ, औ। ये इनका प्लुत होता है। चलते हैं आगे। देखिए, जो एक मात्रिक होते हैं वो ह्रस्व होते हैं, जो द्विमात्रिक होते हैं वो दीर्घ होते हैं, और जिनमें तीन मात्राओं का समय लगता है वो क्या होते हैं? प्लुत होते हैं। तो मात्राओं की यदि गणना करें तो मात्राओं के आधार पर स्वर, कुल स्वर कितने हो गए? तीन प्रकार के हो गए, तीन प्रकार की मात्राएं होती हैं। जो व्यंजन वर्ण है वो अर्धमात्रिक होता है। देखिए, व्यंजन वर्ण अर्धमात्रिक होता है। ओनली अर्धमात्रिक एक ही प्रकार होता है, और इसमें स्वरों में मात्राओं के आधार पर तीन प्रकार होते हैं। ये तो हो गए हमारे स्वर। स्वरों की एक बार बात करते हैं कि ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं 4, और इनमें ह्रस्व स्वर होते हैं 5। ह्रस्व स्वर ए, ई, उ और री और ली 5 होते हैं, जिनमें 4 का दीर्घ होता है, ली का दीर्घ रूप नहीं होता, और 5 का प्लुत होता है। संधि स्वर कितने होते हैं? संधि स्वर होते हैं 4, और चारों का ह्रस्व नहीं होता, चारों का दीर्घ होता है। ये टोटल कुल मिला के 22 स्वर हो गए। स्वरों की बात करें तो टोटल हो गए 22। अब चलते हैं व्यंजनों की ओर। व्यंजन क्या होते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो स्वतंत्र नहीं होते हैं। देखिए, जैसे क है, ये क में हलंत लगा हुआ है, यही इसकी पहचान है कि ये क्या है? व्यंजन है। ए का मेल होने से ये क बन गया। ऐसे ही ख में ए का मेल होने से ख बन गया, आ का मेल होने से खा बन गया, ई का मेल होने से खी बन गया, ई का मेल होने से खी बन गया। ऐसे ही ग में ए का मेल होने से ग बन गया। घ में ए का मेल होने से घ बन गया। यहाँ केवल व्यंजन यही है जो ये है ना, ए सभी में मिला हुआ, ये स्वर है जो हलंत के साथ लिखेंगे वही व्यंजन है। बिना हलंत के जो लिखा जाएगा वो व्यंजन नहीं है, अर्थात उसमें स्वर का मेल होगा। ध्यान रखना इस चीज का। चलते हैं अगली स्लाइड पे। व्यंजन जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजनों में 4 भेद होते हैं व्यंजनों के। पहला जो प्रकार है वो है वर्गीय व्यंजन या स्पर्श व्यंजन। पहला जो प्रकार है वो है स्पर्श व्यंजन और वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये वर्ग में होते हैं। जैसे 5 वर्ग हैं, ऐसे भी चलो तो 5, और ऐसे भी चलो तो 5। और स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि बोलते समय जो जिह्वा है हमारी, वो मुख के किसी ना किसी भाग से टकराती है, इसलिए स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। इनको उदित व्यंजन भी कहते हैं। ध्यान रखना, उदित व्यंजन, क्योंकि इसमें उ की इच संज्ञा होती है। इसमें स्पर्श व्यंजनों में बात करें तो 25 होते हैं, क से लेकर मैं तक। देखिए, क, ख, ग, घ, ड, ये हो गया क वर्ग। इसको हम कु भी कह सकते हैं।
उ में उ की संज्ञा होने से कै बन गया, और इसलिए इनको हम उदित व्यंजन भी बोलते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, न हो गया। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, न हो गया। त वर्ग में त, थ, द, ध, न हो गया। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म हो गया। ये कुल मिलाकर कितने हो गए? 25 हो गए व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की बात करें तो 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। अपने वर्ग के स्थान की बात करें तो 5 वर्गों में ये होते हैं। चलते हैं आगे। दूसरे नंबर पे आता है अंतस्थ व्यंजन। ये अवर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन जो है वो 25 होते हैं। अवर्गीय व्यंजन में आता है अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ जो है वो 4 हैं, या, र, ल, व। कई बार ये स्वरों के स्थान पर भी काम में लिए जाते हैं यण संधि में, तो इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। यर अलावा जो अंतस्थ है, इनको अंतस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुख से बोलते समय इनको बोलते समय हवा जो है वो मुख के अंदर ही रह जाती है, य, र, ल, व, बाहर नहीं आती, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। देखते हैं इनको कौन कौन से हैं। य, र, ल, व। यण संधि में क्या होता है? ई के स्थान पर य हो जाता है, उ के स्थान पर व हो जाता है, री के स्थान पर र हो जाता है, और ली के स्थान पर ल आदेश होता है। स्वरों का मेल होता है, ध्यान रखना। जैसे यदि, अपि, यद्यपि, पितृ आज्ञा, पित्राज्ञा, लृ आकृति, लाकृति, सुआगतम, स्वागतम। उ का वह हो गया और आ जुड़ गया स्वागतम। यण संधि का काम हो रहा है, ध्यान रखना। चलते हैं आगे। उसके बाद में तीसरे नंबर पे है ऊष्म वर्ण, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? स, श, स, है। ऊष्म व्यंजन क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि मुख से बोलते समय गर्म हवा बाहर निकलती है। हमारे मुख से जब बोलते हैं तो गर्म हवा मुख से बाहर निकलती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। स, स, है। इनका उच्चारण स्थान के अनुसार अलग अलग होता है। ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, और ये दंत्य है। वो हम उच्चारण स्थान में पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद में अयोगवा है। चौथे नंबर पे अयोगवा होता है। अयोगवा 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। देखिए, ये तो अनुस्वार है और ये विसर्ग है। ये अनुस्वार लगा हुआ है, ये विसर्ग है। ये अयोगवा 2 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से व्यंजनों की हम बात करें तो 4 प्रकार के हो गए। ठीक है, इसके बाद में कुछ संयुक्त व्यंजन भी हम देख लेते हैं। इनमें सभी व्यंजन आ गए वर्णमाला में। एक जो अवग्र चिन्ह है वो नहीं आया, और संयुक्त व्यंजन हम अलग से नहीं पढ़ते क्योंकि इनका ही मेल उसमें होता है। जैसे श, त्र, ज्ञ और ध्य जो विद्यालय में आता है। क्ष में क्या आता है? क, से और ए। रे में क्या आता है? ते, रे और ए। ये में क्या आता है? ज, या और ए। ध्य में क्या आता है? द और य और ए। इनको हम पढ़ चुके हैं वर्णमाला में, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं या मिश्रित व्यंजन कहलाते हैं। इनको अलग से नहीं पढ़ते क्योंकि ये पढ़ चुके हैं, इन्हीं का मेल इसमें होता है। ये हम समझेंगे वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन में। ये पूरा समझ में आ जाएगा कि किसका मेल किसमें होता है और संयुक्त जो व्यंजन है वो कैसे बनाए जाते हैं।
ये आज की क्लास हमारी हो गई पूरी। पढ़ते रहो। वर्णमाला को जब तक समझ में नहीं आए 2-3 बार देख लेना, समझ में आ जाएगी। कल हम लेकर आएंगे सीबीएसई 2025 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था 10वीं क्लास का विद सॉल्यूशन के साथ वो लेके आएंगे कल रात को 8 बजे। आज थोड़ा लेट हो गई, कल रात को 8 बजे हम मिलते हैं आपको इसी चैनल पर, एमएमवी लर्निंग के चैनल। सीखते रहो। धन्यवाद।